ओके, ठीक है। तो कल हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देख चुके थे, एटीपी सिंथेस का फंक्शन देख चुके थे, ठीक है, कैसे एटीपी सिंथेसिस हो रहा है ये देख चुके थे। आज हम लोगों को बाकी चीज देखना है और पहला टॉपिक आज का है द रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। So it is possible to make calculations of the net gain of ATP for every glucose molecule oxidized। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है ग्लूकोज का, तो कितना एटीपी बन रहा है हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। So in reality this can remain only a theoretical exercise। ठीक है, these calculations can be made only on certain assumptions। अब ये assumptions क्या है, अगर हमको calculations करना होगा नेट गेन ऑफ एटीपी का, ठीक है, तो हम क्या assumptions करेंगे ना, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है। सो देयर इज अ सीक्वेंशियल ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग विद वन सबस्ट्रेट फॉर्मिंग द नेक्स्ट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक सीक्वेंस है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो रहा है। ठीक है, तो फॉर्मिंग द नेक्स्ट एंड विद ग्लाइकोलाइसिस, Krebs cycle, TC cycle and ETS pathway एक के बाद एक हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपका ग्लाइकोलाइसिस हुआ, फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद TCA साइकिल हो रहा है, फिर TCA साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तब जाके आप निकाल सकते हो कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितना एटीपी प्रोड्यूस करेगा फाइनली। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है, assumption है कि जो NADH सिंथेसाइज हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, इट इज ट्रांसफर्ड टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इट विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वो हम लोग कल देखे थे। नेक्स्ट, और क्या assumption है कि जो इंटरमीडिएट्स है पाथवे में, जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं वो किसी दूसरे कंपाउंड को सिंथेसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, सो नन ऑफ द इंटरमीडिएट्स इन द पाथवे will be utilized to synthesize any other compound। ठीक है, चौथा क्या है, only glucose is being respired। ठीक है, सिर्फ ग्लूकोज का आप ऑक्सीडेशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, मानना पड़ेगा आपको assumption। No other alternative substrates are entering in the pathway at any of the intermediary stages। और हम ये मानते हैं कि कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सबस्ट्रेट जो है वो, जैसे प्रोटीन हो गया या फैटी एसिड हो गया, वो एंटर नहीं कर रहा है पाथवे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चार assumptions हैं अगर आपको थियोरेटिकल कैलकुलेट करना है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से टोटल एटीपी कितना बनता है, कितना गेन होता है। फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, जो पहला assumption यहाँ पर है कि जो प्रोसेसेस हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डरली हैं। ठीक है, एक के बाद एक सबस्ट्रेट आपका रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा और फिर वो एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, फिर वो सबस्ट्रेट हो गया दूसरे रिएक्शंस के लिए एंड सो ऑन। इसी तरह जो प्रोसेसेस हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल और ईटीएस सिस्टम, वो भी एक के बाद एक आएंगे। ठीक है, दूसरा assumption है कि जो NADH सिंथेसाइज हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, वो साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां पे वो उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगा। तीसरा कि किसी भी इंटरमीडिएट की सिंथेसिस किसी दूसरे कंपाउंड के लिए आप नहीं कर सकते, या नहीं हो सकता। चौथा, ग्लूकोज का रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब कोई दूसरा अगर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट है, फैटी एसिड, ठीक है, या तो फिर प्रोटीन, उनका रेस्पिरेशन नहीं हो रहा, ये आपको अजम्पशन मान के चलना है। ठीक है, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। So, but this kind of assumptions are not really valid in a living system। नहीं है, all pathways work simultaneously and do not take place one after another। ठीक है, हम यहाँ अपना सुविधा के लिए बोले कि एक के बाद एक के बाद होगा, बट क्या हमारे लिविंग सिस्टम में इतना समय है कि एक के बाद एक के बाद एक पाथवे होगा? सब एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, substrates enter the pathways and are withdrawn from it as and when necessary। अब वो
एक प्रोसेस को खत्म होने का इंतजार नहीं होगा, ठीक है। एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज एंड व्हेन नीडेड, मतलब कहने का मतलब सबस्ट्रेट जिससे कि आपको एटीपी मिल सकता है वो एंटर करेगा पाथवे में, और जब उसका दरकार होगा एटीपी यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो ये जो वन आफ्टर वन अनदर जो है ऑर्डरली सीक्वेंशियल फैशन जो है अजम्पशन, ये वैलिड नहीं होता है लिविंग सिस्टम। उसके बाद जो एंजाइमेटिक रेट होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय मेनी मीन्स, so it is useful to do this exercise to appreciate the beauty and efficiency of living system in extraction and storing energy. Hence there can be a net gain of 38 ATP molecules during aerobic respiration of one molecule of glucose. तो finally जो भी assumptions हम लिख रहे हैं वो actually living conditions में living system में valid नहीं होता, ठीक है। But just to do a theoretical calculation हमारे लिए वो important है। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो जो टोटल गेन है एटीपी का वो कितना होता है, 38 होता है, ठीक है। सो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा ऑब्वियसली कि assumptions पूछे जाते हैं, 38 एटीपी पूछा जाता है, so you have to remember. Now let us compare fermentation which is anaerobic respiration। तो यहाँ हम लिख सकते हैं anaerobic and aerobic respiration, ठीक है। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, इनको आप कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। So fermentation accounts for only a partial breakdown of glucose, whereas anaerobic respiration is completely degraded to carbon dioxide and water, ठीक है। तो कहने का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि ऑक्सीजन है तो जो ग्लूकोज है उसका कंप्लीट डिग्रेडेशन हो रहा है आपका, ठीक है। CO2 बन रहा है, वाटर बन रहा है, लेकिन फर्मेंटेशन में एनएरोबिक कंडीशन है तो वहां ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, फुल ब्रेकडाउन नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है कंपैरिजन, in fermentation there is a net gain of only 2 molecules of ATP for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid, whereas many more molecules of ATP are generated under aerobic condition, ठीक है। तो एनएरोबिक कंडीशन में जब आप देख रहे थे फर्मेंटेशन हो रहा था तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 एटीपी ही बन रहा था, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से पायरुवेट बना, ठीक है। तो सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल बन रहा है, बट यहाँ आप देख रहे हैं कितना बन रहा है, 36 और ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation, but this reaction is fast in aerobic respiration। ये भी एक डिफरेंशिएटर है, ठीक है, कि NADH का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो स्लोली हो रहा है एनएरोबिक कंडीशन में, बट एरोबिक कंडीशन में फास्ट होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं एम्फीबोलिक पाथवे, ठीक है। सो सबसे पहला पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ग्लूकोज इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सारे आइटम्स को रख रहे हैं तो ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। सो इट इज द फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर respiration. All carbohydrates are usually first converted into glucose before they are used for respiration, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का चाहे जो भी फॉर्म हो सबसे पहला काम क्या है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और फिर जाके वो फर्दर ऑक्सीडाइज होगा। Other substrates can also be respired, it has also been mentioned earlier, but then they do not enter the respiratory pathway at the first step, ठीक है। दूसरे जो सबस्ट्रेट हैं उनका भी ऑक्सीडेशन होगा, रेस्पिरेटरी पाथवे में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में उनकी एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो आगे एक डायग्राम है वहां पे समझाया हुआ है, ठीक है। So see figure 14.6 to see the points of entry of different substrates in the respiratory pathway, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है इसमें आपको बताया गया है कि कैसे कैसे कौन से पाथवे
रेस्पिरेटरी होगी, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स है। तो आप यहाँ पे देखो कि कार्बोहाइड्रेट जो है फेवर्ड होता है, ठीक है। उसी तरह ऑल्टरनेटिव रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आपके प्रोटीन्स और फैटी एसिड्स पे होते हैं, तो फैट्स एंड प्रोटीन्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है वो इट विल बी कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर्स लाइक ग्लूकोज, बिकॉज ग्लूकोज इज द मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब ये ग्लूकोज से आप ग्लाइकोलाइसिस के जो पार्ट हुए वो आपने पढ़ा ही था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 6 फॉस्फेट, फिर डीएचएपी, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, देन फाइनली at the end of glycolysis you get pyruvic acid। फिर ये pyruvic acid का कन्वर्जन हुआ एसिटाइल कोएंजाइम में, फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर्स द क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो यहाँ पे फुल ऑक्सीडेशन हो जाता है आपका और आपका CO2 और वाटर बनता है, ठीक है। तो ये पाथवे तो कार्बोहाइड्रेट वाला पाथवे है। एक कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। तो ये तो अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब ये देखिए फैट अगर रहता है तो फैट टूटेगा किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। फिर ये फर्दर टूटेंगे आपका जो है ग्लिसरॉल जो है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और उसके बाद पाइरुविक एसिड, फिर एसिटाइल CoA, फिर क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा, ठीक है। तो ये पाथवे हो गया, एक पाथवे ये हो गया इनका, ठीक है। फैटी एसिड्स कैन डायरेक्टली डिग्रेड टू एसिटाइल CoA एंड एंटर क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये भी एक तरीका है। उसी तरह देखिए आप प्रोटीन्स में देखिए, तो प्रोटीन्स दे विल फर्स्ट डिग्रेड टू अमीनो एसिड, सर्टेन अमीनो एसिड जो है पाइरुवेट में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा आपसे, देखिए कार्बोहाइड्रेट तो आपको याद रहेगा, आपसे हम पूछेंगे कि अमीनो एसिड किस स्टेज पे एंटर करता है, तो अमीनो एसिड एंटर करता है पाइरुविक एसिड के स्टेज पे। ग्लिसरॉल किस स्टेज पे एंटर करता है, तो DHAP के स्टेज पे, ठीक है। फैटी एसिड्स किस पे एंटर करता है, तो एसिटाइल CoA के स्टेज पे। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स पाइरुविक एसिड के स्टेज पे कर रहे हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल जो है वो DHAP बनता है, फिर DHAP से फाइनली पाइरुविक एसिड बनता है। फैटी एसिड्स जो है वो एसिटाइल CoA बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस डायग्राम शोज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेटाबॉलिक पाथवेज showing respiratory breakdown of different respiratory substrates such as proteins, carbohydrates and fats into CO2 and water। क्योंकि कैरब साइकिल के बाद फाइनली क्या प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ड्यू टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पाथवे है जिसको आपको समझना है, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहाँ पर एंटर करता है, क्योंकि सवाल यहाँ से वही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड से एक बार फिर हम बता दें, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बना, अमीनो एसिड से वो पाइरुविक एसिड स्टेज पे एंटर कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस से पाइरुविक एसिड, ठीक है। फिर इधर फैट से फैटी एसिड जो ग्लिसरॉल बना, ये ग्लिसरॉल वाला पार्ट DHAP बनाएगा, फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड बनाएगा, फिर पाइरुविक एसिड बनाएगा। फिर फैटी एसिड्स विल एंटर एट द एसिटाइल CoA स्टेज, ठीक है। और ये जो तीनों हैं ग्लिसरॉल, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, ये पाइरुविक एसिड बन रहा है और फिर ये पाइरुविक एसिड से एसिटाइल CoA बनता है। देन फाइनली एसिटाइल CoA एंटर्स द क्रेब्स साइकिल, जहाँ पे फुल ऑक्सीडेशन होगा आपका और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। ये है आपका अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे हम लोग वापस चलते हैं कि आपका टेक्स्ट क्या कहता है। So fats would need to be broken down into glycerol and fatty acids first, ये हम देख चुके हैं। If fatty acids were to be respired, they would first be degraded to acetyl CoA and enter the pathway, ठीक है। अगर फैटी एसिड्स को अलग से हम निकाल के रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर कराएंगे तो वो एसिटाइल CoA स्टेज पे एंटर कर रहा है, ठीक है। ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू DHAP और DHAP के बाद ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। तो वो पाथवे के बाद वो पाइरुविक एसिड बनेगा। द प्रोटीन्स वुड बी डिग्रेडेड बाय प्रोटीएजेस, ये प्रोटीएजेस एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करता है छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स, और फिर ये इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन देयर स्ट्रक्चर would enter the pathway at some stage within the Krebs cycle or even as pyruvate or acetyl CoA,
अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, यहाँ पे जो आपका पिछले आगे वाले पेज में जो डायग्राम दिया था, वहां से स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है यहाँ पे। यहाँ पे प्रोटीन आप देखे थे कि प्रोटीन में बहुत सारे अमीनो एसिड्स हो सकते हैं, ठीक है, 20 अमीनो एसिड्स आपने पढ़ा था, ठीक है। अब ये अपने स्ट्रक्चर के आधार पे अलग अलग स्टेज पे एंटर कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि वो मेजॉरिटी जो किस स्टेज पे एंटर कर रहा है, सो इट इज एंटरिंग एट द एसिटाइल पाइरुविक एसिड स्टेज, ठीक है। तो मेजॉरिटी जो है पाइरुवेट स्टेज पे एंटर करेगा, ठीक है। कुछ जो है वो एसिटाइल सीओ स्टेज पे भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, या कुछ हो सकता है कि कैरेब साइकिल में एंटर करें, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी के अंतर्गत में आएगी, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी अगर रहेगा तो फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, और फंक्शनल कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी तो ऑब्वियसली वो प्रोसेसेस में भी आपको दिखेगा, ठीक है। बट जब हम लोग कोई भी मॉडल बनाते हैं तो हम लोग मोस्ट कॉमन पर्सपेक्टिव लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन पर्सपेक्टिव क्या बोला कि जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हुआ अमीनो एसिड्स में, और अमीनो एसिड्स विल एंटर एट द पाइरुवेट स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, since respiration involves breakdown of substrates, the respiratory process has traditionally been considered as a catabolic process and the respiratory pathway as catabolic pathway. तो आप मेटाबॉलिज्म में दो स्टेज पढ़े थे, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब जहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, एनाबॉलिज्म का मतलब जहाँ सिंथेसिस होता है। तो चूंकि रेस्पिरेशन में आपका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, क्यों, ब्रेकडाउन हो रहा है सबस्ट्रेट का, तो इसको हम लोग कैटाबॉलिक पाथवे बोलेंगे। लेकिन क्या ये अंडरस्टैंडिंग सही है? क्या ये सिर्फ कैटाबॉलिक पाथवे है? So we have discussed above at which points in the respiratory pathway different substrates would enter if they were to be respired and used to derive energy. तो ये हम देखें यार आगे वाले पेज में कि कब फैटी एसिड इस्तेमाल होगा, कब ग्लिसरॉल इस्तेमाल हो रहा है, कब ग्लूकोज इस्तेमाल हो रहा है, कब अमीनो एसिड्स इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग स्टेज पे एंटर कर रहे हैं। So what is important to recognize is that it is these very compounds that would be withdrawn from the respiratory pathway for synthesis of the said substrate, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट्स का, तो उनका सिंथेसिस भी होना चाहिए साइमल्टेनियसली, ठीक है, अगर ये साइकिल को चलना है, पाथवे को मेंटेन रखना है। और चूंकि लिविंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, लिविंग सिस्टम में मेनी रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस। तो अगर एक तरफ रेस्पिरेटरी पाथवे में सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो अल्टरनेटिवली सेम समय पे उस सबस्ट्रेट जो सबस्ट्रेट टूट रहा है उसका सिंथेसिस भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस यही कहता है। Hence fatty acids would be broken down to acetyl coenzyme A before entering the respiratory pathway where it can be used as a substrate. But when the organism needs to synthesize fatty acids, acetyl CoA would be withdrawn from the respiratory pathway for it, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि अगर मान लेते हैं फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करना है आपको, उससे एनर्जी डिराइव करनी है, तो वो टूटेगा, एसिटाइल सीओए बनेगा, ठीक है। फिर वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करेगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज्ड अप होगा, फिर एनर्जी एटीपी के रूप में मिलेगा आपको। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म को साइमल्टेनियसली फैटी एसिड्स को सिंथेसाइज करना है, तो ये जो एसिटाइल सीओए बना था डिग्रेडेशन से, इसको रेस्पिरेटरी पाथवे से आपको विथड्रॉ करके सिंथेसिस पाथवे में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके फैटी एसिड बनेगा। तो कहने का मतलब है ब्रेकडाउन और सिंथेसिस, मतलब एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों साथ साथ चल रहा है, ठीक है। सो हेंस respiratory pathways come into picture both during breakdown and synthesis of fatty acids. Similarly, during breakdown and synthesis of protein too, respiratory intermediates form the link. तो सिर्फ ये फैटी एसिड्स के साथ ही नहीं, ये प्रोटीन्स के भी साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, सारे सबस्ट्रेट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है कि ब्रेकडाउन मतलब कैटाबोलिज्म, सिंथेसिस मतलब एनाबोलिज्म, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, चलता रहेगा साथ साथ। So breakdown processes within the living organism is catabolism and synthesis is anabolism. Because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism, so
It's better to call these respiratory pathways as amphipolic pathway rather than as catabolic pathway. तो हम इसको सिर्फ कैटाबोलिक पाथवे या डिग्रेडेटिव पाथवे नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, बट कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, सिंथेसिस भी हो रहा है, इसलिए हम लोग रेस्पिरेटरी पाथवे को आम्फीबोलिक पाथवे बोलते हैं। एम्फीबोलिक मतलब डबल, कैटाबोलिक भी और एनाबोलिक, ठीक है। सो इट मीन्स यहाँ पे आपका कैटाबोलिज्म भी हो रहा है, सो इट इज कैटाबोलिक ऑल्सो एंड एनाबोलिक भी। ठीक है, एनाबोलिक पाथवे भी, तो दोनों हो रहा है, सिंथेसिस भी होता है, डिग्रेडेशन भी होता है, तो हम सिंपली उसको कैटाबोलिक पाथवे मानने की भूल नहीं करेंगे। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्कूल वाले लोग थ्योरी में पूछते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये पार्ट समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग रेस्पिरेटरी पाथवे को कैटाबोलिक और एनाबोलिक पाथवे कहेंगे, दोनों कहेंगे, सिर्फ वो ब्रेकडाउन वाला पाथवे नहीं है। ठीक है, होपफुली आपको ये फिगर 14.6 समझ में आया होगा, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स कब और कैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में एक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आफ्टर एम्फीबोलिक पाथवेज, रेस्पिरेटरी कोशेंट और आरक्यू इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। So let us now look at another aspect of respiration. As you know, during aerobic respiration, oxygen is consumed and CO2 is released. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन हमको चाहिए और निकल क्या रहा था, CO2 और वाटर। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे सिर्फ ऑक्सीजन के और CO2 के रेस्पेक्ट। तो जो रेस्पिरेटरी कोशेंट होता है या रेस्पिरेटरी रेशियो जो होता है, इट इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 निकल रहा है अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, इन दोनों का रेशियो जो है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी रेशियो या रेस्पिरेटरी कोशेंट बोलते हैं। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम in the respiratory pathway is called RQ। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए प्रोटीन लिए, तो प्रोटीन के लिए RQ अलग होगा, फैटी एसिड लिए तो उसके लिए RQ अलग होगा, ग्लूकोज लिए उसके लिए अलग होगा। ठीक है, क्योंकि CO2 इवॉल्व और ऑक्सीजन कंज्यूम जो है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। So the respiratory quotient depends upon the type of respiratory substrate used during respiration। ठीक है, तो जो जैसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप इस्तेमाल कीजिएगा, RQ उस हिसाब से आपका आना चाहिए। जब कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, when carbohydrates are used as substrate and are completely oxidized, then RQ is 1। RQ is 1, why? Because equal amounts of CO2 and oxygen are evolved and consumed respectively। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं ग्लूकोज, तो C6H12O6 प्लस 6O2, यहाँ कितना कंज्यूम हुआ ऑक्सीजन, 6, बना कितना 6CO2 6H2O, तो CO2 कितना बन रहा है, 6। अब आपका RQ का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम इवॉल्व, ठीक है, टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, तो दोनों 6 है, ये 1 होगी। तो अंडर अंडर कंडीशंस ऑफ फुल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट RQ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मोस्ट प्रेफर्ड या मोस्ट एफिशिएंट सबस्ट्रेट है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। क्यों, RQ का वैल्यू 1 है, इसका मतलब यही निकल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा अगर रहता है लेते हैं तो, अब जब आप फैट्स लेते हो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, तब RQ की वैल्यू 1 से कम आती है। कैसे, देखिए, तो मान लिया आपने एक फैटी एसिड ट्राइपाल्मिटीन लिया सबस्ट्रेट के रूप में, ये आपका ट्राइपाल्मिटीन का फॉर्मूला है C51H98O6। ठीक है, और आपने कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया इस रिएक्शन में, 145।
और आपका CO2 कितना इवॉल्व हो रहा है 102, वाटर कितना इवॉल्व हो रहा है 98 वॉल्यूम और एनर्जी। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब यहाँ पे आप RQ निकालिएगा रेस्पिरेटरी रेशियो, तो आपका CO2 102 है, ऑक्सीजन 145 वॉल्यूम है, तो 102 बाई 145, so this comes around 0.7। तो कहने का मतलब फैटी एसिड जब आप लेते हो तो आपका आता है रेस्पिरेटरी कोशेंट का वैल्यू 0.7। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो 1 आता है, फैटी एसिड लेते हैं तो 0.7 आता है। उसी तरह जब आप प्रोटीन लीजिएगा, when proteins are respiratory substrates ratio would be about 0.9। तो आपका एक ऑर्डर बन गया, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ RQ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि ऑर्डर ऑफ RQ बताइए, रेस्पिरेटरी कोशेंट का ऑर्डर बताइए। तो कार्बोहाइड्रेट, इसको हम लोग लिखेंगे कार्ब्स, 1 है तो 1.0 इसका वैल्यू। उसके बाद प्रोटीन, ठीक है, ठीक है, प्रोटीन। उसके बाद फैटी एसिड तो FA, सो दिस इज 0.9 प्रोटीन के लिए RQ का वैल्यू, फैटी एसिड के लिए 0.7। So this is the order of respiratory quotient. So what is important to recognize here is that in living organisms, respiratory substrates are often more than one। ठीक है, अब अकेले कार्बोहाइड्रेट तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अकेले फैटी एसिड तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अकेले प्रोटीन तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है पाथवे में। ठीक है, मिक्सचर इस्तेमाल होता है। आप जब खाना खाते हो तो आप देखे होंगे कि आप चावल लेते हैं तो चावल इज कार्बोहाइड्रेट, दाल लेते हैं तो वो प्रोटीन है, घी डालते हैं तो फैट है। ठीक है, तो दैट इज अ मिक्सचर। सो प्योर प्रोटीन, फैट्स और carbohydrates they are never used as a respiratory substrate, so this is the important point to note। ठीक है, so this corresponds to complexity of a biological system। ठीक है, लेकिन जो मैथमेटिक्स होता है उसका काम क्या है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का काम क्या है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करना। तो इसलिए यहाँ जो मैथ्स आपको दिखाया जा रहा है वो सिस्टम को समझने में मदद करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स का 1, प्रोटीन का 0.9, फैटी एसिड्स का 0.7। ये जब तब वो अलग अलग ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर मिक्सचर में करेंगे देन सिनेरियो इज एंटायरली डिफरेंट। ठीक है, ये है आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट का या रेस्पिरेटरी रेशियो का कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, ये ऑर्डर से पूछते हैं या तो फिर सिंपल यही पूछ देगा कि ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे देगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज द आरक्यू फॉर दिस रिएक्शन। कॉन्सेप्ट वही है, इसमें से CO2 वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। उस टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं समरी में क्या कहता है ये। ठीक है, क्या कुछ एक्स्ट्रा है इधर। सो प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स have no special systems for breathing or gaseous exchange। Okay, stomata and lenticels allow gaseous exchange by diffusion। Okay, almost all living cells in plants have their surfaces exposed to air। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में कुछ भी नया नहीं है, सब टेक्स्ट में दिया हुआ। The breaking of carbon-carbon bonds of complex organic molecules by oxidation cells leading to the release of a lot of energy is called cellular respiration। Glucose is the most favored substrate for respiration। ठीक है, fats and proteins can also be broken down to yield energy। The initial stage of cellular respiration takes place in cytoplasm। ठीक है, तो ये भी हम लोग जानते हैं। Each glucose molecule is broken down through a series of enzyme catalyzed reactions into two molecules of pyruvic acid and this process is called glycolysis। ये भी हम लोग देखे थे। The fate of the pyruvate depends on the availability of oxygen and the
ऑर्गेनिज्म, ये भी हम लोग देखे थे। अंडर anaerobic conditions either lactic acid fermentation or alcoholic fermentation occurs, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। Fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes, unicellular eukaryotes and in germinating seeds। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है, एक फर्मेंटेशन कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, तो प्रोकैरियोट में होता है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट में होता है, जर्मिनेटिंग सीड्स में होता है, ठीक है। तो ये जो जर्मिनेटिंग सीड था ये आपका मेन टेक्स्ट में मिसिंग है, ठीक है। In eukaryotic organisms, aerobic respiration occurs in the presence of oxygen. Pyruvic acid is transported into mitochondria, where it is converted into acetyl coenzyme A with the release of carbon dioxide. Acetyl coenzyme A then enters the TCA cycle or the Krebs cycle, operating in the mitochondrial matrix. Okay. NADH plus H plus and FADH2 are generated in the Krebs cycle. The energy in these molecules as well as that in the NADH2 synthesized during glycolysis are used to synthesize ATP. So this is accomplished through a system of electron carriers, which is called as electron transport chain or electron transport system. And the location of this ETS is on the inner membrane of the mitochondria, ठीक है, ये सब जो पूछ सकता है। The electrons as they move through the system release enough energy that are trapped to synthesize ATP, and this process is called oxidative phosphorylation. So in this process of oxidative phosphorylation, oxygen acts as the ultimate acceptor of electrons as it gets reduced to water. तो ultimate acceptor क्या है इलेक्ट्रॉन का? ऑक्सीजन। The respiratory pathway is an amphibolic pathway, अभी just discuss किए थे, because it involves both catabolism and anabolism. The respiratory quotient depends upon the type of respiratory substance used during respiration, ठीक है, तो ये भी हम लोग देखे थे। कार्बोहाइड्रेट है तो 1 है, फैटी एसिड है तो 0.7 है, प्रोटीन है तो 0.9 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं रेस्पिरेशन और कंबस्शन का डिफरेंस पूछ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस और कैरेब साइकिल का डिफरेंशिएशन करने, एरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन का पूछ रहा है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पूछ रहा है, नेम द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है, तो ये भी आपको पता है, ग्लूकोज। स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मतलब पूरा बताइए ऑल द 10 स्टेप्स। व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, कहाँ होता है, ठीक है। कैरेब साइकिल बताइए, ये भी पूछ दिया आपका, कैरेब साइकिल भी पूछ दिया, ग्लाइकोलाइसिस भी बता दिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बता दिया, ये सब सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा मतलब। उसके बाद देखिए एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस पूछा है, ग्लाइकोलाइसिस फर्मेंटेशन पूछ रहा है, ग्लाइकोलाइसिस टीसीए साइकिल पूछ रहा है। फिर ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपका कि व्हाट आर द असम्पशंस मेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेट गेन ऑफ इट, तो वो चारों पॉइंट्स जो थे वो है। उसके बाद डिस्कस द रेस्पिरेटरी पाथवे एज एन एनाबोलिक पाथवे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल लेवल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आरक्यू क्या होता है, इसका फैक्ट्स के लिए क्या, ठीक है, तो ये जस्ट अभी डिस्कस किए थे हम लोग। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन 1 मार्क में पूछता है स्कूल वाला लोग। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेप ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन, ठीक है, तो ये सब सारे आपका टेक्स्ट है। तो और इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पीछे लिखा हुआ है ये, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चंस जो हैं वो पूरा टेक्स्ट इसमें इन्वॉल्व हो गया जो ये पीछे, ठीक है। तो यही चैप्टर है, चैप्टर था, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आता है इससे, तो उस हिसाब से हम लोग इसको तैयारी करते हैं, ठीक है। समझ में आई बात?